हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सामान्य हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक प्रैक्टिस सेट पेपर जो यूजीसी नेट और जेआरएफ परीक्षा में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हमें इनमें से बताना है कि कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बुंदेली, बघेली। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है, तो बघेली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हमारे पश्चिमी हिंदी की बोलियों की, तो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं जैसे हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये जो हैं तो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगर बात करें हरियाणवी की, तो हरियाणवी को बांगर भाषा भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम है देशवाली। देशवाली बांगर का एक अन्य नाम है। हरियाणवी को बांगर भी कहा जाता है और बांगर का एक अन्य नाम है जिसको हम देशवाली कहते हैं। और बांगर का जो अर्थ होता है वो होता है ऊंची भूमि। बांगर का अर्थ क्या होता है, तो बांगर का अर्थ होता है ऊंची भूमि। और स्टूडेंट्स, अगर बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी में आती हैं हमारी एक अवधी और दूसरी बघेली और एक छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी में हमारी बोलियां आती हैं। अगर बात करें पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी में आती हैं हमारी जैसे एक आती है पश्चिमी हिंदी और दूसरी आती है मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी और मध्यवर्ती पहाड़ी, तो इनमें आती है जैसे कुमाऊनी और गढ़वाली। ये पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। और बात करें अगर बिहारी की, तो बिहारी में आती है हमारी जैसे भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये आती है बिहारी बोलियों में। अगर बात करें राजस्थानी की, तो राजस्थानी में आती है मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी, ये आती हैं हमारी राजस्थानी बोलियों में। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक। अगर बात करें हमारे इस राजभाषा संबंधी प्रावधानों की, तो भारत में जो है तो 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 63 जो हैं तो गैर भारतीय भाषाएं हैं। और भारतीय संविधान के भाग 17 में दी गई 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं जो हैं तो यहाँ पर वर्णित हैं। कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। और भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा जो है तो हिंदी तथा लिपि जो है तो देवनागरी घोषित की गई है। और भारत में हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक कितना है, तो 46 जो है तो इसका ये है सर्वाधिक प्रयोग लोगों द्वारा किया जाता है। अगर तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। हमारे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है चेन्नई में स्थित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। सघोष महाप्राण ध्वनि है, तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा इनमें से पश्च स्वर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे पहले किसने लिखा है? तो ये लिखा है ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका की पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन जी। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन जी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? इनमें से कौन सा जो है तो सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो श्रीकांत वर्मा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सप्तक परंपरा के कवियों की तो सप्तक परंपरा के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचबे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे जी। अज्ञे जी 7 इसमें जो है तो कवि सम्मिलित किए गए हैं। और तार सप्तक की जो स्थापना है वो 1943 में हुई थी और इसमें कितने कवि हैं? 7 कवियों का इसमें समूह है और 4 तार सप्तकों की स्थापना की गई है। 4 तार सप्तकों की इसमें स्थापना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फिलौरी। अगर बात करें भाग्यवती की तो भाग्यवती एक उपन्यास है। क्या है? भाग्यवती एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1887 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी की ये रचना है। और बात करें अगर अंधा युग की तो अंधा युग क्या है? एक गीति नाट्य है। अंधा युग एक गीति नाट्य है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1955। 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसका कथानक जो है तो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें जो है तो युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगर बात करें कुटज की तो कुटज क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है? ये एक ललित निबंध है और इसका केंद्र कुटज नामक वृक्ष है। इसका जो केंद्र है वो कुटज नाम का एक वृक्ष है जो पुष्पों से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? इनमें से कौन सी रचना है जो अमरकांत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंदगी और जोंक जो है रचना अमरकांत जी की है। नेक्स्ट है, पहल का संपादक कौन है? पहल का संपादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक जो है तो किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन की। आनंद वर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी इसका सही जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिनव
गुप्त जी। अभिनव गुप्त जी अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। अगर बात करें इसकी तो रस सूत्र के 4 व्याख्याकारों में से अभिनव गुप्त एकमात्र व्याख्याकार हैं जिनका ग्रंथ ये उपलब्ध है। और उनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो उनके ग्रंथ का नाम है अभिनव भारती, जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर एक टीका है। और क्या नाम है इनके ग्रंथ का? तो अभिनव भारती। अभिनव भारती जो है तो इनके ग्रंथ का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोचे। क्रोचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतालवी दार्शनिक बेनेडेत्तो क्रोचे को अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व जो है तो किसने दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लोनजाइंस। लोनजाइंस इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आती है पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और फिर हिंदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, उसके बाद आएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, फिर आएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, उसके बाद आएगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो स्टूडेंट्स बात करें अगर नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना की तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1893 और 1893 इसका स्थापना वर्ष है। और बाबू श्याम सुंदर दास के सहयोग से जो है तो इसकी स्थापना हुई है। बाबू श्याम सुंदर दास के सहयोग से जो है तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है तो प्रयाग की स्थापना कब हुई है? तो 1 मई 1910 को। 1 मई 1910, हमें 1910 इसका याद रखना है। 1910 को जो है तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई है। और 1922 में आरंभ किए गए मांगला प्रसाद पारितोषिक को हिंदी जगत में पर्याप्त प्रतिष्ठा है। सम्मेलन द्वारा महिला लेखकों के प्रोत्साहन का भी यहाँ पर कार्य हुआ है। इसके लिए उन्हें सक्सेरिया महिला पारितोषिक चलाया। और 1938 में हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा करने वालों को सम्मेलन की सर्वोच्च मानक उपाधि साहित्य वाचस्पति देना आरंभ किया। और इसके बाद अगर बात करें दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की तो इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1918 में। 1918 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। और अध्यक्ष की बात करें तो इनके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल। न्यायमूर्ति शिवराज वी पाटिल इसके अध्यक्ष हैं। और ये जो है तो हिंदी से भी संस्था है जो भारत के दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भारत के स्वतंत्र होने के काफ़ी पहले से हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य ये कर रही है। और 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको घोषित किया गया है। और स्टूडेंट्स अगर बात करें हम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1936। इसका स्थापना वर्ष है 1936 और संस्थापक हैं इसके स्वामी विचित्रानंद दास जी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना है 1936 और इसके संस्थापक हैं स्वामी विचित्रानंद दास की। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना है वो 1893 में हुई है। और किसके सहयोग से हुई है? तो बाबू श्याम सुंदर दास के सहयोग से हुई है। अगर बात करें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की तो इसकी स्थापना हुई है 1910 में।
और अगर बात करें दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की, तो इसकी स्थापना हुई है 1918 में। और ये अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 में हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? हमें यहाँ पर भी सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? हमें यहाँ पर सही अनुक्रम बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस और धर्मयुग। अगर बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है वो है 15 अगस्त 1867 और इसके संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगर बात करें सरस्वती की, तो सरस्वती के जो संपादक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और इस पत्रिका का प्रकाशन जो है तो इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 में, इसका प्रकाशन वर्ष 1900 में जनवरी के मास से प्रारंभ हुआ। और पहले इसका प्रकाशन झांसी और फिर कानपुर से होने लगा। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला। बात करें अगर हंस पत्रिका की, तो हंस का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1930 में हुआ है, 1930 में। और बनारस से इसका प्रकाशन हुआ है। और इसके संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी इसके संपादक थे। और अगर बात करें धर्मयुग की, तो धर्मयुग का जो यहाँ पर धर्मयुग पत्रिका के जो संपादक हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। और धर्मयुग हिंदी की एक लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा मुंबई से प्रकाशित होती थी। तो ये था इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो हमें यहाँ पर भी सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएगा अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक और फिर मगध। अगर बात करें अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी क्या है? ये एक नाटक है। अंधेर नगरी क्या है? तो ये एक नाटक है और भारतेंदु द्वारा ये लिखा गया है। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1881 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है अंधा युग। अंधा युग की बात करें तो ये एक नाटक है। अंधा युग क्या है? तो ये एक नाटक है। और कब लिखा गया है? तो 1954 में, 1954 में ये लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो धर्मवीर भारती जी के द्वारा। बात करें अगर संसद से सड़क तक की, तो इसके जो कवि हैं वो हैं धूमिल। और संसद से सड़क तक क्या है? ये एक काव्य रचना है। और इसके जो मैंने अभी आपको बताए कवि कौन है, तो धूमिल जी हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972। और अगर बात करें मगध की, तो मगध क्या है? मगध भी एक काव्य रचना है। मगध क्या है? ये एक काव्य रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीकांत वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1984, 1984 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स आज हम 25 तक ही ये क्वेश्चन करेंगे। आगे हम 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक हम ये जो पेपर है हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट पेपर हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना टेस्ट लगाते रहें। तो स्टूडेंट्स इस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।